कर दें। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि टाइप्स ऑफ कंपनीज आप एक दफ़ा घर से पढ़िएगा, और इस उम्मीद के साथ कि पढ़ी होंगी, मैं जल्दी जल्दी से। हाँ हाँ श्योर, प्लीज़ पूछिए। नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट द शेयर होल्डर। वो ये नहीं लिखा हुआ कि शेयर, देखो आप काउंटिंग कर रहे हो ना 2 to 50 की, उसी में लिखी हुई है ना लाइन। आपने लाइन गलत पढ़ी, फिर समझी गलत, थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन गलत की। लाइन ये है कि जनाब मिनिमम 2 और मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, लेकिन इस काउंटिंग के अंदर एम्प्लॉय को शामिल मत कीजिएगा। हाँ, तो फिर तो शामिल कर ले, लेकिन एम्प्लॉय को शामिल ना करें। बात समझ आई? महज एम्प्लॉई है उसको शामिल ना करें नंबर्स में। हाँ, जो एम्प्लॉई है जिसके पास एक भी शेयर है वो शेयर होल्डर है, देन यू कैन काउंट हिम। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलके, हाँ ज्वाइंटली होल। देखो बेटे, इसकी आसान से पॉइंट बताता हूँ। आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, ज्वाइंट अकाउंट खोलते हो, तो फिर ये भी तो प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट ओनरशिप यहाँ पे भी चलेगी। अच्छा, और अब आपका अगला सवाल। कंपनी में नहीं होते क्या मतलब? नहीं, प्राइवेट कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है। यही तो समझाया था कि पब्लिक और प्राइवेट में फर्क क्या है। पब्लिक बेच सकता है, शेयर होल्डर इन अ पब्लिक कंपनी कैन सेल इट शेयर। हाँ, मार्केट उसकी भी नहीं है, लेकिन ही कैन सेल द शेयर एनीवेयर। जैसा मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, हमारे यहाँ पे एक है गो पेट्रोलियम। उसने शेयर बेचे अपने, हालांकि वो पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड नहीं है, लेकिन उसने अपने ही सप्लायर को, जो उसको रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल सप्लाई करता था, उसने उसी को अपना 20% स्टेक बेच दिया। सो यस, ही कैन सेल दैट। बात समझ आई बात की जी? और क्वेश्चन? यही क्वेश्चन थे वैसे। हमने अभी तो उधर तक पहुंचना, मैंने पढ़ाना है, मैंने कहा था एक दफा पढ़ के आइएगा। और किसी का क्वेश्चन? या बाकी सब 2 ही वजह से होते हैं, या तो सब समझ आ जाता है या पढ़े नहीं होता, फिर कुछ भी समझ नहीं आता। कौन सी वाली कैटेगरी है? दूसरी वाली? ना करो ऐसे। देखो मकसद सिर्फ पीपा चलाने का है कि दिमाग को थोड़ा दौड़, जैसा इन्होंने पढ़ा या जिसने पढ़ा उसने थोड़ी एफर्ट डाली अपनी भी। अब मैं पढ़ाऊंगा, गो थ्रू, चीजें क्लियर। मजीद अगर कोई चीज ऐसी होगी जो शायद क्लैरिटी पे नहीं हुई, जैसे इस बेटे ने पढ़ा, इंटरप्रिटेशन गलत की, अब करेक्ट हो गई, अब इसको याद रहेगी कि अच्छा यार ऐसे बात हुई थी। बात समझ आ रही है? सो ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी। इसलिए जब मैं कभी घर से पढ़ने दूँ, और मैं पढ़ाया होता है, मैं यूजुअली पूरी बुक के फ्लो चार्ट बने होंगे, आप जो मेरे साथ चल रहे हो, पूरी बुक 12वें चैप्टर तक फ्लो चार्ट है, तो मैं तो फ्लो चार्ट से पूरा चैप्टर भी पढ़ा दूंगा। ठीक है? सो मैं कई दफ़ा चाहूँगा कि यार पढ़ो ज़रा घर से जाके, एक दफ़ा देखो समझ आती है। और फिर हमारा बुक का डिफरेंस भी चल रहा है, तो कोई बात नहीं, पढ़ो देखो समझ आती है, कोई खास बात नहीं लगी। चलो जी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर पढ़ते हैं जी जल्दी जल्दी अब इस उम्मीद के साथ। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर means a company having the liability of its member limited by the memorandum to the extent of the amount, if any, remaining unpaid on the share respectively held by them. आसान लफ्जों में liability limited है up to the amount of unpaid share capital। लेकिन ये बात लिखी कहाँ होती है? फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट में। कौन सा फॉर्मेशन? 2 ही तो डॉक्यूमेंट है, एमओए, एओए। ये बात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है, क्योंकि कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन वो है। एओए तो रूल बुक का। याद आई बातें? मैंने 2 बातें की थी। शाबाश, आगे चलिए। मोस्ट बिजनेस दैट इनकॉर्पोरेट एज कंपनीज आर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। पाकिस्तान में मेजोरिटी यही है। गारंटी लिमिटेड बहुत लिमिटेड है, क्योंकि उनकी जो रजिस्ट्रेशन है, और वैसे तो प्रोसेस सेम है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा एससीसीपी कंसर्न रहता है कि ये क्या करेंगे इसका। ठीक है? अच्छा, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म ऑफ कंपनी, थैंक यू सो मच सर, of this form of company is that the company is able, if the shareholder approve, to raise additional capital by issuing new share। देखो, इसका सबसे आसान फायदा ये है कि जब भी कभी जिंदगी में कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, कंपनी फंड रेजिंग कर सकती है। क्या बात समझ आई? और ये एप्लीकेबल टू ऑल है, सब कंपनीज। लेकिन इसमें प्राइवेट भी तो है जिसको मना किया रिस्ट्रिक्शन, लेकिन रिस्ट्रिक्शन पे न्यू आईपीओ पे भी मना किया, लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाती है, प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो जाती है। जो ही आप 3 मेंबर लाते हो, कंपनी का पब्लिक स्टेटस हो जाता है, क्योंकि फंड रेजिंग हो रही होती है। क्या मेरी बात समझ आई? इसीलिए फैमिली ओन्ड बिजनेस जितने पाकिस्तान के अंदर हैं, वो लोन लेना पसंद करते हैं, फंड रेजिंग करना पसंद नहीं करते। क्लियर? अगली बात जल्दी से। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, प्रोसीजर वही है।
जो मतलब इवन कि मैं आपको अगर ऑनलाइन अगर चला तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर भी बताता हूँ. Company limited by guarantee means a company having the liability of its member limited by the memorandum to such amount as the limited by such amount as the member may respectively thereby undertake to contribute to the asset of the company in the events of its being wound up. A company limited by guarantee may or may not have the share capital. अब मैं पहली वाली बात once again ये भी बात कि इस बंदे की liability कितनी है मेमोरेंडम में लिखी होगी, लेकिन कितनी liability up to the amount of guarantee given. तो यही लिखा है ना, एज द मेंबर रिस्पेक्टिवली अंडरटेक, गारंटी दे रहा है, हलफ ले रहा है टू अंडरटेक द एसेट्स ऑफ द कंपनी, टू अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट, कि जब भी जरूरत पड़ेगी वाइंडिंग अप में मैं इतने पैसे कंट्रीब्यूट करूंगा. जी क्वेश्चन. सब्जेक्ट टू व्हाट के मतलब आपको कि मैं कह रहा हूं मैं 5 मिलियन दूंगा लेकिन साथ में निकाह वाली शर्तें ये हैं. नहीं बेटे देखो, हाँ अब मैं आपके क्वेश्चन को समझाऊं थोड़ा सा और बेहतर. जब बैंकरप्सी आ रही है ना, जब वाइंडिंग अप हो रही है, जब कंपनी जो है वो डिसोल्यूशन की तरफ जा रही है, जो भी आप कहना चाहो, तो ये नहीं है कि आपने 5 मिलियन दिया हुआ तो आपने साथ में कोई निकाह वाली शर्तें भी रखी हुई हैं, ठीक है, हक महर तय किया हुआ. नहीं, ऐसा कुछ मजाक कर रहा हूँ. मतलब ऐसी कोई कंडीशन इम्पोजिशन नहीं हो सकती. आपने जितनी अमाउंट की लायबिलिटी अंडरटेक की हुई है, गारंटी दी हुई है, आप उस हद तक जिम्मेदार हैं, आप चूं चाह नहीं करेंगे. हाँ हाँ जी बिल्कुल, जितना आप ऑन करना चाहते हैं कंपनी को, ये आपकी ऑनरशिप शो करती है. और ऑनरशिप से मुराद ये नहीं होता कि मेरी मलकियत, ऑनरशिप से मुराद मैं इस कितना केयरफुल हूं या मैं कितना सीरियस हूं अबाउट रनिंग दिस गारंटी लिमिटेड. ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, कितनी जितनी बड़ी अमाउंट होगी उससे फायदा क्या होगा. अगर गारंटी की अमाउंट अच्छी हैंडसम अमाउंट हो तो उसका फायदा क्या होगा, बताओ, बिजनेस पर्सपेक्टिव में बताओ. नहीं नहीं, गलत. देखो, कॉन्फिडेंस है द वन, कॉन्फिडेंस आप गेन करना चाहते हो ऑफ दोज हु आर इंटरेक्टिंग विद द कंपनी. देखो, मैं आपकी कंपनी गारंटी लिमिटेड के साथ ट्रांजैक्शन करना चाह रहा हूं. अगर मुझे पता हो आपने गारंटी दी हुई है 5 मिलियन की और मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं 1-2 लाख की, आई फील वेरी कंफर्टेबल कि यार मेरा नुकसान नहीं होता, कल को डूबी भी तो मेरा 1-2 लाख तो दे ही देगी. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप. कंपनी की वर्थ या क्रेडिबिलिटी उससे इंश्योर हो रही होती है. अब समझ आई बात की. तो इंटरेक्शन करने वाले क्या फायदा होता है इसमें. अच्छा जी, आगे चलता हूं. लिमिटेड गारंटी जो है हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है और विदाउट भी हो सकती है. द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी एज मेंशन्ड इन द, तो जितनी मेमोरेंडम में बताई होगी उस तक. लेकिन अगर कैपिटल भी हो, ड्यूअल इफेक्ट आएगा फिर. So, liability of the member of the company limited by guarantee having share capital is restricted to the amount of guarantee as mentioned in addition to the unpaid amount of share. तो इसके ड्यूअल वो याद आ गया, चार्ट याद आ रहा है. सो अब आपको समझ आ रही है वो जो हमने चार्ट्स पढ़े थे वो इनफैक्ट एक स्केच है पूरा. ये अगर आपके कहीं दिमाग में बन गया अच्छे तरीके से तो बहुत सी चीजें हैं जो खुद आप राइट अप कर सकते हो. बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए मुझे राइट अप का. प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज को शेयर करने के लिए बहुत हाई फाई इंग्लिश कभी नहीं चाहिए होती है. अगर आपको बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा. मैं अपनी राइटिंग की बात करूं तो लोगों को पढ़ के लगता है, मतलब जो मेरे रेसिपिएंट होता है उसको, कि बहुत अच्छी इंग्लिश लिखता है. हालांकि मैं उन्हें समझाता हूं कि मैं टेक्निकल नॉलेज अच्छा शेयर करता हूं. इंग्लिश तो आती ही नहीं. इंग्लिश तो मैक्सिमम क्या होगा, ऊपर क्या लाइन लिखेंगे, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू इन गुड हेल्थ. ये मेरी इंग्लिश है. और नीचे थैंक यू. बीच वाला सारा कंटेंट तो हमारा सारे का सारा टेक्निकल नॉलेज होता है और वो ही तो एक्सप्रेस करना आता है. मैं समझा रहा हूं. इवन इन द बिजनेस वर्ल्ड आई एम अ प्रैक्टिशनर. ठीक है, स्टिल बीइंग अ प्रैक्टिशनर, बीइंग अ जॉब होल्डर तो शायद एम्प्लॉय तो फिर उससे भी कम लिखता है. ईमेल बहुत कम हो, हमारी ईमेल ज्यादा हो जाती है क्योंकि हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस विद द क्लाइंट विद द रेगुलेटर ज्यादा हो जाती है. लेकिन बिलीव मी, बीच में जितना है वो कंटेंट है, वो टेक्निकल कंटेंट है. तो ये टेक्निकल कंटेंट एक दफा आपको समझ आना शुरू हो गया ना कि अच्छा स्ट्रक्चर क्या है, ये मेरा नहीं याद हो, अपना बनाओ कुछ कि यार स्ट्रक्चर क्या था, क्या होगा तो क्या होगा, उससे आपको शेयरिंग आसान, तो आपको राइट अप आसान हो जाएगा एग्जाम हॉल में. क्लियर. मतलब जितनी बातें मैंने पढ़ी हैं ये मैं खुद भी लिख सकता हूं.
नो डाउट ऐसी इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, लेकिन बहुत आसान इंग्लिश में लिख दूंगा कि नंबर पूरे मिल जाएंगे। मतलब ये 3 लाइनें मैं बड़े आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम लिख सकता हूं, तो नंबर पूरे। क्या बात समझ आ रही है मेरी? अगली बात पे चलें। अनलिमिटेड कंपनी मींस एनी कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द member. This has all the advantage of a normal company except that the liability of the member is not limited. In practice, unlimited companies are fairly rare but are sometimes used by a partnership style business. तो मैंने यही समझाया था ना, फिर इसमें और पार्टनरशिप में फर्क क्या रह गया? वो भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ये भी अनलिमिटेड। तो अल्टीमेटली ये क्या हो चुकी है? स्वैप हो चुकी है। हाँ, डेफिनेशंस वगैरह से नहीं निकली, लेकिन जो इसके एप्लीकेबल सेक्शंस थे वो सारे गायब हो चुके हैं। आगे चलते हैं जी। अब हमारा नेक्स्ट चार्ट इस्तेमाल हुआ होगा यहाँ पे, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनी। ये हमने भी पढ़ लिया हुआ है, राइट? आते हैं जल्दी से। सिंगल मेंबर कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली वन मेंबर। हमें पता है मेंबर शेयर होल्डर होता है, लेकिन मैंने कहा था मेंबर की टर्म उससे ज्यादा, बल्कि अब तो बता देना चाहिए। मेंबर दो तरह का हो गया ना फिर। अब देखो, जो गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल में है, तो जितना शेयर है, किसी के पास एक भी शेयर है, तो वो क्या है? मेंबर, शेयर होल्डर है और मेंबर है। लेकिन अगर वो गारंटी लिमिटेड है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो फिर शेयर कैपिटल तो है नहीं, लेकिन वो बंदा मेंबर तो है। कहां उसका नाम लिखा होगा बीइंग अ मेंबर? मेमोरेंडम में। क्यों? क्योंकि अभी तुम लोगों ने पढ़ा कि वो जितनी अमाउंट गारंटी देगा वो बात कहां लिखी हुई है? मेमोरेंडम। कॉन्स्टिट्यूशन है ही वही, सो उसका जिक्र भी बीइंग अ मेंबर वही कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा कि मिस्टर सलमान इज द गारंटर ऑफ दिस कंपनी एंड ही अंडरटेक्स दैट मच अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। क्या बात है, समझ आ रही है मेरी? ले जी आगे। सो सिंगल मेंबर कंपनी होगी। आगे कहते हैं इट इज द कंपनी व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मेंबर हु इज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बेटा वही करता धरता है, मालिक भी वही है, उसने कंपनी चलानी भी उसी ने चलानी है। हालांकि हमें पता है डायरेक्टर आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी हु वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ दीज कंपनीज आर गवर्न्ड बाय स्पेशल रूल्स। यस, इनके स्पेशल एसएमसी रूल्स इनके अलग से गिवन है, और इन कंपनी के नाम के साथ क्या लगेगा? एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। आप नाम जो मर्जी चूज करें, बाय डिफॉल्ट ये 3 वर्ड्स आपके ऐड हो जाने हैं। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच बाय इट्स आर्टिकल नंबर 1 restrict the right to transfer its limits the number of its member to 50 not including person who are in the employment। अब क्लियर हुई बात कि 50 मेंबर पूरे कर सकते हो। 50 मेंबर की लिमिट है, 50 से ऊपर जाओगे यू नीड टू कन्वर्ट द स्टेटस ऑफ योर कंपनी फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक। ये बात है इसका। और हाँ, शामिल करते हुए उसमें इंप्लॉय शामिल ना कर लेना। अगली बात, एंड। अच्छा, तीनों के आखिर में एंड है। एंड का मतलब है तीनों शर्तें पूरी होना जरूरी है टू क्वालिफाई एज अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, एंड और का फर्क समझ लो थोड़ा सा, बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी इस एक्ट के अंदर हमें एंड और का बेतहाशा इस्तेमाल मिलेगा। बी लॉ में तो नहीं था इतना, इसमें बहुत ज्यादा है। और वो ये है कि देखो, एंड का मतलब है कि तीनों शर्तें पूरी होंगी तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो। और का मतलब होता है कि कोई एक भी कंडीशन मीट हो जाए तो सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या हमारी बात समझ आई है? अच्छा, एंड देखो आखिर में लिखा हुआ है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। आईपीओ नहीं कर सकते, पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकते। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब नहीं कर सकते, मतलब मैं अपने शेयर नहीं बेच सकता। शेयर बेचने का तरीका ये होता है, इंशाल्लाह आप सीफैप में जाके अलॉटमेंट ऑफ शेयर को बहुत डिटेल में पढ़ोगे। सो अलॉटमेंट के टाइम पे, बल्कि अलॉटमेंट को छोड़ के, अलॉटमेंट तो है ही है, आईपीओ बहुत डिटेल में पढ़ोगे। इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्योंकि पीओ रेगुलेशंस जो हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, पार्ट है, और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आईकैप उसमें से टेस्टिंग बहुत ज्यादा है। सो उसके अंदर आईपीओ के अंदर जाके आप ये पढ़ोगे। अच्छा, मैं बताने क्या लगा था, हाँ, कि तरीकाकार क्या होता है। कंपनी आप लोगों को इनवाइट करती है कि आइए मेरे शेयर खरीदिए, कोई खरीदना चाहता है आप में से तो मुझे ऑफर करे। तो मुझे क्या बोलते थे वैसे बी लॉ में इस वर्ड को? ऑफर नहीं होती वो, इनविटेशन टू एन ऑफर। याद है वो दूसरे एक चैप्टर में शुरू में एक कॉन्सेप्ट था, वो यही है, ये इनवाइट करेगी, इनविटेशन टू एन ऑफर। क्या आए आप में से कौन मेरी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है? तो फिर आप सारे शेयर होल्डर मिलकर एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराते हैं, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, बा 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 बा, ठीक। सो आप उसमें से फिर शेयर के लिए सब्सक्राइब करते हो।
मजे की बात बता रहा हूं, आप सारे पैसे जमा करा दोगे उस शेयर के अगेंस्ट, आप पैसे जमा करा दोगे। अब कंपनी करेगी 7 दिनों के अंदर फैसला कि किसको देने किसको नहीं देने। उसका भी एक पूरा प्रोसीजर उसी में पीओ में गिवन है, मैं बता सकता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि वो रेलेवेंट नहीं है बहुत ज्यादा। सो कंपनी प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू देखेगी किसको देना है किसको नहीं देना। हो सकता है, देखो मुझे ये हो सकता है मैंने 5000 शेयर इशू करने हैं, आप सबकी एप्लीकेशन जो आई है वो मिलाकर 8000 की है। वो 8000 तो मैंने शेयर देने ही नहीं है, ऑफर 8000 की आ गई है, तो मैं 3000 को क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। आई एम एक्सेप्टर, आई एम अ प्रोमिसी, आई हैव अ राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। तो मैं 3000 को रिजेक्ट करूंगा, तो जिनको रिजेक्ट करूंगा उनके पैसे मेरे पास आए हुए हैं तो वो भी वापस कर दूंगा। मजे की बात है वो पैसे कंपनी के पास नहीं आते, एक एस्क्रो अकाउंट होता है, मिडल अकाउंट, जो ना क्लाइंट के कंट्रोल में होता है ना इंडिविजुअल के कंट्रोल, मतलब इंडिविजुअल के अकाउंट से पैसा एक कस्टडी अकाउंट में चला जाता है, एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं उसे, उसमें पड़ा रहता है। अगर तो रिजेक्ट हो जाए एप्लीकेशन तो वापस चला जाता है, और अगर एक्सेप्ट हो जाए तो कंपनी के पास आ जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? थोड़ा लेमैन अंदाज से समझाया ताकि चीजों का क्लैरिटी आए। किस जमरे में है? प्राइवेट कंपनी नहीं, वो प्राइवेट नहीं, वो पब्लिक है, वो पब्लिक है। प्राइवेट कंपनी नहीं बेच सकती, प्राइवेट कंपनी में तो रिस्ट्रिक्शन है ना, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर। वो पब्लिक थी, वही तो बता रहा हूं, लिस्टेड नहीं थी, मैं ये बता रहा था। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, देखते हैं इसको। अच्छा वापस आता हूं जी। अच्छा मैं एक चीज आपको शायद दिखाना चाह रहा था, अगर मुझे नेट की फैसिलिटी मिलती है यहाँ, मैंने वैसे कोशिश तो की है कि मेरे वाला ही ऑन हो जाए। जस्ट अ मिनट जी, मैं चाह रहा हूँ मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, आपकी क्लैरिटी आए कि कैसे, क्योंकि मैंने रिसेंटली कहीं देखी है कोई चीज़, तो मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा आपके साथ कोई प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर कर लूँ। बिल्कुल ठीक है, एक मिनट रुको जी, अब मैं सिर्फ ईमेल बॉक्स खोल लूँ, वरना गलत हो जाएगा ना, तुम लोग चीज़ें नोट करते हो। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं आप लोगों को एक, मुझे लग रहा है कि ना अमेज़न बैंक का कुछ आया था, हाँ ये देखिए, ये मिल गया ना आप लोगों को काम की दिखाने वाली चीज़। मेरे ओपन हो जाए, चलो बस ठीक है, वो नहीं आगे नहीं खुल रहा, इतना नेट पावरफुल नहीं है। अच्छा जी ये देखो ज़रा, ये देखो, इस तरह ना एक ईमेल आती है बैंक्स की तरफ से, सॉरी ये ज़्यादा बड़ा हो गया, ये नज़र आ रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ इंटरनेशनल पैकेजेस फिल्म्स लिमिटेड थ्रू मिजान बैंक। अब ये बैंक वो इन्वॉल्व है जो बैंकर टू द इशू कहलाता है, यानी जो इस इशुएंस में इन्वॉल्व होगा। आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, और चले जाओगे उस लिंक के ऊपर। मैं नहीं जा पा रहा क्योंकि ये पुराना है ना, 16 नहीं, 16 नहीं है, 5 का, हाँ ठीक है, होगा भी अवेलेबल, मैं वैसे समझा रहा हूँ। तो ये कोई फर्म होगी जो आईपीओ करने जा रही है पहली दफा, आईपीओ मींस फर्स्ट टाइम इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इस तरह आपके जो बैंकर टू द इशू है वो आपको एक ईमेल सर्कुलर, अच्छा अब आप कहेंगे कि इतनी महान आप ही कि आपको ईमेल आ रही है, हमें नहीं आती, हमें क्यों नहीं आती? उसकी रीजन है बेटे, मैंने कहीं ना कहीं अपना ईमेल एड्रेस जो है कहीं ना कहीं पंच कर दिया हुआ है सीडीसी के पास या फिर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिधर से वो सारा डाटा उनके पास मौजूद है। ये एक पॉइंट है, ठीक है। जिस दिन आप भी एक दफा ट्रेडिंग कर लोगे, आपका भी सारा ईमेल हर जगह के ऊपर रोटेट हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट। एग्जैक्टली, ये नहीं, ये रिक्वेस्ट करते हैं उसको सीडीसी को कि भाई हमें डाटा दें, वो डाटा देते हैं, वो ये थ्रो कर देते हैं उनको सारों को ईमेल, क्योंकि लेजिटिमेट ईमेल है, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर में भी छपा होगा, बैंकर के पास जाओगे, बैंक में फॉर्म भी पड़े होंगे आईपीओ के, तो दोनों कई चीजें हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये दिखाना मकसद था, आपको जरा समझ आए कि इनवाइट किया गया, ये इनविटेशन थी, आइए। अब मैं जाऊंगा, लिंक को फॉलो करते हुए मुझे कहेगा पैसे दो, ठीक है।
बल्कि एक और चीज हो सकती है, एक मिनट रुक सकते हैं जी आप लोग? नहीं, आपको नहीं बोल रहा, इन बच्चों को बोल रहा हूँ। एक मुझे याद आया, मेरे पास एक और एक्सेस है। अब बैठे हो सीखना तो सीखो, फिर तुम लोगों को सिखाता हूँ, फिर रुको। फिर अब मुझे इसका पासवर्ड ना याद हुआ तो फिर माजरत कर लूंगा, अदरवाइज दिखा दूंगा। मान जाइए प्लीज। मान गया। चलो जी, दोबारा आते हैं वापस। ये देखो जी, सारे पुट्ठे काम यही सिखा के जाऊंगा तुम लोगों को, तुम फिक्र ना करो। ये देखो सीडीसी पोर्टल, ठीक है, ये मेरे ऊपर वाली चीजें हैं। यहाँ पे आईपीओ लिखा होगा, ये आईपीओ है, पब्लिक ऑफरिंग। लो जी, मैं इसमें चला गया, उसने कहा ठीक है जी, ओके। लो जी, ये ऑफरिंग आई हुई है सारी। सब्सक्रिप्शन किस दिन खत्म हो जाएगी, इशू नंबर क्या है, ये देखो यही वाली थी ना, इंटरनेशनल पैकेजेस फिल्म्स लिमिटेड। लेकिन देख लो खत्म हो गया उसका पीरियड, क्योंकि पीरियड उसका कब था, उसका पीरियड सब्सक्रिप्शन की एंड डेट थी 16 में, खत्म। तो अब मैं इसको सब्सक्राइब करना भी चाहूं तो जो सब्सक्राइब करना चाहो, ये देखो ये इस तरह आती जा रही है पूरी। तो इधर पूरा पोर्टल बनता जाएगा, कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड होने जा रही है, कौन न्यू ऑफर कर रही है, ब्ला ब्ला, ऑफर फॉर सेल देखो ये आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल इस तरह ऑफर्स आती चली जाएंगी, ठीक हो गया। वापस आ जाता हूँ, ये था इन्विटेशन टू। मैं यहां से सब्सक्राइब का बटन दबाता, मेरा बैंक अटैच हो जाएगा, बैंक ऑलरेडी अटैच है, मेरा बैंक अटैच हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट होगी, वहीं से मुझे एक इंटीमेशन आ जाएगी कि जनाब आपने शेयर सब्सक्राइब कर दिए, इतने से 500 1000 आपने सब्सक्राइब कर दिए। अब मैं वेट करूंगा उनके रिजल्ट्स का, जिस दिन रिजल्ट निकल आएंगे 2-3 दिनों के बाद या जितने दिनों के बाद, 7 डेज में उन्होंने अनाउंस करने होते हैं, उस दिन मेरे या तो पैसे वापस आ जाएंगे या मेरे अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये होता है। चलो आगे चलता हूं। प्रोवाइडेड डेट वेयर 2 or more पर्सन, हाँ प्लीज, हाँ रेस्ट्रिक्ट द, मैं अपने ट्रांसफर शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता। बेचूंगा सारे बेच दूंगा, पोर्शन ट्रांसफर नहीं कर सकता, बेचूंगा फिर सारा कुछ खत्म करके निकल जाऊंगा। तो ये भी मतलब पब्लिक को किसी को दे सकते हैं राइट ट्रांसफर शेयर, मतलब कंप्लीट अपने शेयर का राइट। हाँ ये सर एक तो लाइन लिखी है ना कि प्राइवेट इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक। हाँ, ये शेयर नहीं, आप किसी को नहीं दे सकते। ऊपर रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर लगा ली और नीचे आईपीओ की डाल दी। पब्लिक से भी फंड रेजिंग नहीं कर सकते और अपने शेयर भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, दोनों पे रिस्ट्रिक्शन है। जो लेके आए हो बस लेके बैठो चुप करके, अब ठीक है। खुद ही फर्दर इंजेक्ट करने तो कर लो पैसे, फर्दर बाहर इशू नहीं होने वाले। पब्लिक कंपनी, जी जी जी, एल सॉरी किसमें, गारंटेड में, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वेग कॉन्स्टिट्यूशन कभी वेग नहीं हो सकता कभी आपका, अगर इस तरह तो फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वेग होना शुरू हो जाएगा। लॉ है ना, वेग नहीं हो सकता, एग्जैक्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना। उसे हम बोलते हैं कंटिंजेंट नहीं होना चाहिए ऑन एनी एडिशन और डिलीशन, ऑन एनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंटिंजेंट नहीं हो सकता। क्योंकि आज पता नहीं क्या हाल हो, कल पता नहीं, ओ अगे बंदे का तो दिवालिया निकल, अपना दिवालिया निकल जाए। सपोज मैं कहता हूँ जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ी है पिछले 3 सालों में या 1.5 सालों में, उस हिसाब से उस बेचारे ने अगर 50 मिलियन की गारंटी दी होती तो वो तो पहुंच जानी थी, फिर कहीं 34% लगाओ इफेक्टिव रेट, तो कहाँ पहुंच जानी थी, तो उतने तो वैसे ही मर जाना था बेचारे ने। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं जी। चलूँ आगे। अच्छा, प्रोवाइडेड वेयर 2 or more पर्सन होल्ड 1 or more शेयर इन अ कंपनी जॉइंटली दे, अच्छा ये वाली बात थी, ज्वाइंट ओनरशिप हो सकती है, जो बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, बैंक में 2 बंदों का अकाउंट खुल गया, वो बैंक उसको एक अकाउंट ट्रीट करता है, 2 अकाउंट ट्रीट करता है? तो बिल्कुल इसी तरह दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस डेफिनेशन बी ट्रीटेड एज अ, मियां बीवी ने मिलके अकाउंट्स, मिस्टर एंड मिसेस सलमान ने मिलके एक शेयर खरीदा या जितने भी शेयर खरीदे, तो वो मिस्टर एंड मिसेस सलमान एक इंडिविजुअल मेंबर है। क्लियर? 2 जिस्म एक जान, मतलब वैसे कुछ पॉइंट। प्राइवेट कंपनीज आर यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम साइज फैमिली ऑन बिजनेस, ये बात मैंने पहले समझाया। आगे चलो। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ, बहुत मुश्किल डेफिनेशन, जो प्राइवेट कंपनी ना हो। अ पब्लिक कंपनी मे और मे नॉट अप्लाई फॉर द लिस्टिंग ऑन, हाँ तुम्हारा दिल करे स्टॉक एक्सचेंज पे चले जाओ पैसे इकट्ठे करने के लिए, ना करे ना जाओ, तुम्हारी जरूरत है, पैसे चाहिए तो चले जाना। देखो फंड रेजिंग हमेशा कंपनी के लिए, या फंड हमेशा कंपनी के लिए क्रिटिकल रहते हैं। जो कंपनी एक्सपेंशन कर रही होती है, जरूरी नहीं कंपनी लॉस कर रही हो,
कंपनी समटाइम्स एक्सपेंशन में भी कैश डेफिसिट का फेस कर रही है, कैश फ्लो को फेस कर रही होती है, प्रॉब्लम्स को, नेगेटिव कैश फ्लोज को। क्यों? क्योंकि देखो बेटे, जब मेरी सेल थी 1 मिलियन तो मेरे स्टॉक चाहिए होता था इतना सा, अब मेरी सेल है 10 मिलियन तो मुझे स्टॉक चाहिए इतना, तो स्टॉक इतना चाहिए तो पैसे भी तो इतने चाहिए। वर्किंग कैपिटल का वर्ड आप लोगों ने सुना है अभी तक? वर्किंग कैपिटल की जरूरत बहुत एक्सटेंसिव हो जाती है। तो अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन है फंड लेने के लिए, या तो लोन ले ले बैंक से या फिर फंड रेजिंग कर ले। लोन लेने जाएगी तो वो मार्कअप पड़ेगा, चलो छोड़ देते हैं। फंड रेजिंग में 2 पॉइंट्स हैं, या तो पल्ले से घर से उठा लाए, बैंकों का जेवर लाके बेच दो, ठीक है, और उससे पैसे डालो, मजाक कर रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं ना, अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज करो। दूसरा कि दोस्त से कह दो, और नहीं देनी नहीं वैसे ही, ठीक है तुमने दिए कभी? अच्छा, सो फंड रेजिंग। अब दूसरा तरीका आपके फिर ये बचता है कि यार पब्लिक से उठा लो, और पब्लिक तभी तुम में इन्वेस्ट करेगी जब तुम्हारे पे कॉन्फिडेंस होगा। जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आज नेस्ले के मुझे पैसा चाहिए, भागे भागे जाओगे, घर के चीजें घर बेच के नेस्ले में लगा दोगे, मैं अंदाजन वैसे मजाक कर रहा हूँ कि पैसे लगाने के लिए कि अच्छी जगह है। और अगर मैं कहूँ मेरी एक कंपनी है ABC और लिमिटेड, और मैं आज IPO करने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरे शेयर खरीद लो, सोचोगे ना एक दफा, यार बल्कि कहोगे दफा करो, इसमें क्या इन्वेस्ट करना है। मैंने भी तो कई रिजेक्ट किए हुए, नहीं किए ना सब्सक्राइब, क्यों नहीं किए? मुझे लगा यार ये न्यू है, अभी न्यू वेंचर्स हैं, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं इसमें? क्या बात समझ आ रही है? सो ऐसे सिंपल फिनोमेना। तो कोई ट्रस्ट नहीं करता तो ट्रस्ट वर्दी भी होनी चाहिए। चलो आगे चलता हूं। पब्लिक लिस्टेड कंपनी, सच form of public company whose securities are listed on a stock exchange and they are traded as per the regulation of that stock exchange. Clear ये बात? आगे चलो, क्योंकि मैंने कहा था आपके ऊपर कौन सा रेगुलेटर आ जाएगा? PSX रेगुलेटर। Securities are tradable financial instruments used to raise capital. It includes equity securities and डेट सिक्योरिटीज। अच्छा, सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल फाइनेंशियल यूज्ड टू रेज कैपिटल। देखो बेटे, 2 तरह से फंड रेजिंग की जाती है। आप लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, अकाउंटिंग का सहारा लेके बोलूंगा। एक तो ये शेयर इशू करो, ऑर्डिनरी शेयर। दूसरा तरीका क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट। TFCs पढ़े, डिबेंचर्स का वर्ड सुना है, उन्हें फ्लोट कर देते हैं। क्या बात समझ आई? तो दोनों तरह की मार्केट एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में भी। लिस्टेड का मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं। स्टॉक एक्सचेंज पे दोनों तरह के स्टॉक्स एग्जिस्ट करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट भी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी। क्लियर? आगे चलिए। लिस्टेड कंपनी मींस अ पब्लिक कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट। ये वर्ड अभी आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन आगे चल के इसकी डेफिनेशन हमारे कोर्स का हिस्सा ही है। और एनी अदर एंटिटी हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन दी, मतलब आपने अपने अब्बा जी तस्लीम कर लिए हैं PSX को, तो इसका मतलब आप लिस्टेड कंपनी हैं। आपके लेवल पे क्या होगा? आपके लेवल पे वो खुद बताएगा कि कंपनी है जी ABC लिमिटेड, लिस्टेड हुज शेयर सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। मैं हमेशा बच्चे को यूं कहता होता हूं कि सबसे पहले तूने जो इंपॉर्टेंट काम करना है ना, तूने कंपनी के स्टेटस के नीचे लाइन लगानी है तुझे, ताकि तेरे जहन में बैठ जाए तू जो सवाल कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ये प्राइवेट कंपनी का आया है, पब्लिक का आया है या पब्लिक लिस्टेड का आया है। क्योंकि हमने जब आगे चलते चलते रेगुलेशन पढ़ने चलने हैं तो आप देखोगे प्राइवेट कंपनी को छूट हासिल है, पब्लिक के ऊपर थोड़ा सा गिरेबान को हाथ डाला हुआ है, और लिस्टेड का तो गला ही दबा लिया है। मतलब मैं समझाने के बाद में कि जो रूल्स हैं या रेगुलेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती चली जाती है जो आप लिस्टेड की तरफ मूव करते चले जाते। क्या मेरी बात समझ आई? आगे चलो, जल्दी से एग्जांपल 8 पढ़ो, आसान सी एग्जांपल है, जल्दी से। जी चलो आगे। Public unlisted companies have not made an offer of their share to the general public, hence their share are not traded on. I have not made an offer of their share to general public, hence their share are not traded on stock exchange. क्योंकि वो पब्लिक को ऑफर नहीं करते इसलिए PSX के ऊपर तो नहीं है, मार्केट प्लेस अवेलेबल नहीं है। A public unlisted company, however, is entitled to make an offer to the general public as and when it thinks fit. जब उसे बेहतर लगे फंड रेजिंग करनी है तो वो प्राइवेट अरेंजमेंट में भी फंड रेजिंग कर सकती है, unlike private company which are forbidden to invite in subscription from the। प्राइवेट कंपनी की तरह नहीं है कि बेचारी मांग ही नहीं सकती पैसे। पब्लिक कंपनी जब चाहेगी, जरूरत समझेगी, पब्लिक से फंड रेज कर लेगी, लेकिन स्टॉक मार्केट से नहीं कर सकती। कहां से करेगी? प्राइवेट अरेंजमेंट में। क्या बात समझे? जिस तरह गो पेट्रोलियम ने अरेंज किया अपने सप्लायर से फंडिंग। क्या मेरी बातें समझ आ गई? आगे चलूंगा। लो जी, नेक्स्ट डेफिनेशन। पब्लिक सेक्टर कंपनी
ये वो कंपनी थी, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने कहा था गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा या उससे इक्वलेंट ज्यादा शेयर होल्डर था। शाबाश यार, मैं दूसरा एक वर्ड बोलता था, ड्राइवर अपने हो, कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड पे कंट्रोल हो। और तीसरी बात क्या थी, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन फॉल करती हैं इसके अंदर, उनको पीआईसी बोला। इनका जो नाम है आजकल चलता है पब्लिक सेक्टर, इन्हें कम बोला जाता है, इन्हें पीआईसी आ चुके, अब नई टर्म्स इस्तेमाल होती है, तो पीआईसी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के नाम से बहुत। लिस्टेड बन सकती है कौन सी? अनलिस्टेड कंपनी। जी बिल्कुल बन सकती है, बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती, बन सकती है। जिस तरह एग्जाम्पल ले लें, पीआईए क्या है? पीआईए पब्लिक इंटरेस्ट है ना, गवर्नमेंट कंट्रोल है, कंपोजिशन के ऊपर भी, बोर्ड पे भी बंदे बैठे हैं, और चेयरमैन कौन है उसका? बड़े भाई, रिटायर्ड कोई कर्नल है जो भी, वो चेयरमैन है उनके। हाँ मैंने इसलिए बड़े भाई बोला, मैंने कोई बात ना, मैं बहुत डरता हूँ भाई, बड़े भाई। अब तो शायरों को भी पकड़ लेंगे, अगली बारी साधों की है। समझाना क्या चाह रहा हूं कि पीआईए आपकी पब्लिक इंटरेस्ट है, लिस्टेड भी है स्टॉक एक्सचेंज पे, आपने देखा है लिस्टेड उसकी, अवेलेबल है, क्यों नहीं अवेलेबल? वो तो आप बेच रहे हैं तो हम लोग तबाह कर रहे हैं उसको, वरना तो अवेलेबल है। ये देखें, आपको यकीन नहीं आता तो हम आपको यकीन दिलवा देते हैं। एलडब्ल्यूएमसी यार, एलडब्ल्यूएमसी सेमी गवर्नमेंट है, यस है वो भी इन कंट्रोल, लेकिन एलडब्ल्यूएमसी लिस्टेड नहीं है, मेरा ख्याल है लिस्टेड नहीं है। पीआईए तो लिस्टेड है, उसके शेयर आजकल 24 रुपए पे है, किसी जमाने में ये शेयर था 3-4 रुपए का, इससे कभी ऊपर नहीं गया। 3 साल वो शेयर जो है ना 3, 4, 5, 6, 10 रुपए के अंदर अंदर रहा। अब जब बेचने की बारी आई है कि ये बेचने लगे हैं पीआईए और ईओआई चल रहे हैं, तो पीआईए की शेयर प्राइस जो है, चूंकि अब किसी बड़े भाइयों ने बेनिफिट बनाना है इसमें से, तो जितनी शेयर प्राइस ज़्यादा होगी उतना बाय बैक उस पर होगा, तो फिर वो उस चक्कर के अंदर इनफैक्ट आपके जो पीआईए है उसका शेयर इस वक्त 24 या 25 रुपए का चल रहा है, बगैर किसी वजह के। कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पीआई की परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ठीक है, जहाज ऐसे हैं कि न्यू खान की बसें लगती हैं बैठे हुए, ठीक है, आप ऐसे ऐसे करके जा रहे होते हो, लाइक दैट। आपने इंटरनेशनल फ्लाइट फिर बेहतर होगी, एयर बसेस जो है, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, मैंने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो मैंने ली हुई हैं। अब डोमेस्टिक फ़्लाइट पे ऐसे लगता है आप किसी न्यू खान की बस पे बैठे हो, लेकिन कलमा पढ़ने का दिल इसलिए करता है क्योंकि आप 36,000 फुट पे होते हो और वो जहाज कह रहा है वो जिस तरह कभी न्यू खान की बसेस चलती थी लोकल, अगर आपको भी याद हो, जो बहुत पैथेटिक सी होती थी। हाँ एग्जैक्टली, वो जो लोकल रूट्स पे चलती थी, हाँ, तो वो चलते चलाते भी ऐसे थे, लेकिन मसला वो जमीन पे थे, कोई बचत के चांसेस पॉसिबल। चलो कोई नहीं, मैंने बड़ी दफा पढ़ा कलमा पीआई में। ओह, मैं पहली दफा सरीन से गया तो बड़ा, इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल ट्रैवल। सो वापसी पे उन्होंने, कंपनी ने मेरे लिए पीआईए करा दी। ओह, फिर कलमे पढ़े मैंने, ठीक है, अच्छा ऐसा भी होता है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर, कंफ्यूज नहीं करना इसको। वो कहता है अ पब्लिक सेक्टर हैज बीन डिफाइंड एज फॉलोज। नंबर 1, पब्लिक सेक्टर कंपनी मींस अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट। ये क्यों बात हुई, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। भाई गवर्नमेंट ने जिस पे हाथ डाल दिया कि भाई ये हमारी हो गई, वो आपने कहना बड़े भाई आप ही की है, वो ये मैटर नहीं करता प्राइवेट हो या पब्लिक। मैं समझा रहा हूँ, रियलिस्टिकली समझा रहा हूँ, लॉ कह रहा है ना कि भाई देखो, नेशनल इंटरेस्ट में ना कभी कभी कंट्रोल टेक ओवर कर लेती है कंपनी। आप अच्छा काम कर रहे हो तो किसी चीज में, लेकिन अगर लगे कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है तो यूजुअली टेक ओवर कर ली जाती है, इन नेशनल इंटरेस्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल ले लेती है उसका। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, इसलिए प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। तो दूसरी भी होली गवर्नमेंट की होती है। पीआईए कब तुम्हारी है? हो गए, लेकिन कंट्रोल देखो, जब कंपोजिशन ही दे दी, ड्राइवर ही उनका है, तो फिर तुम तो अल्लाह के वास्ते ही हो ना कि ड्राइवर चलेगा तो चलेगे, नहीं तो नहीं चले। ड्राइवर ना चलाए तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। ये पॉइंट है सर, ठीक है। सो पब्लिक सेक्टर कंपनी मींस अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड। अच्छा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल भी जरा समझो। डायरेक्ट कंट्रोल है मैंने एक एंटिटी एक्वायर की है, इनडायरेक्ट कंट्रोल है कि मैंने एक एंटिटी एक्वायर की, उसने आगे एक एंटिटी एक्वायर की हुई है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूं, जैसा मैंने पीआईए को एक्वायर किया, पीआईए ने आगे होटल्स एक्वायर किए हुए हैं, तो मैंने ना चाहते हुए, अगर पीआईए मेरी तो पीआईए के बहन भाई भी मेरे। समझाना चाह रहा हूं, मैंने पीआईए ने अगर आगे कुछ एक्वायर किया हुआ, जैसा पीआईए के वो होटल्स थे, एक वन ऑफ द वेरी फेमस, क्या नाम है उसका,
जो साथ बिक रहा है एज अ गुड गेस्टर कि आप ये जहाज ले रहे हैं, होटल भी लें। हाँ, क्या नाम है उसका, मुझे नाम भूल गया उसका, रोजवेल्ट है शायद, मुझे, मैं सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूं तो, रोजवेल्ट है शायद। अब वो भी साथ जा रहा है। वो असूलन मेरा ख्याल है शायद 8 अरब का है, या मुझे नाम, मे बी वंस अगेन इफ आई एम रॉन्ग तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। उसकी स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। 8 अरब है या 8 करोड़ है, पता नहीं जितने के भी है, और उसकी वैल्यूएशन जो हो रही है वो बहुत लो प्राइस पे हो रही है। कुछ इस तरह एक आर्टिकल आया हुआ था, आर्टिकल में भी रॉन्ग, मैं उसको सच नहीं मानता, लेकिन एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच्चाई जरूर होती है उसके अंदर। तो वंस अगेन वो ऐसे ही लग रहा है जैसे वो मुफ्त में साथ ले लो, ये भी ले रहे हो, चलो ये भी। तो अब मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर मेरी पीआईए मेरी, तो पीआईए के ओन्ड होटल्स भी मेरे। क्या मेरी बात, ये है इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। क्या मेरी बात समझ आ गई? हो सकता है वो होटल मैनेजमेंट अलहदा से कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, मुझे नहीं इल्म है, मैं कह रहा हूं हो सकता है वो कंपनी रजिस्टर्ड हो। तो आपने पीआईए एक्वायर की, पीआईए ने आगे वो होटल कंपनी एक्वायर की हुई है, होटलिंग कंपनी। तो इनफैक्ट ये कंपनी डायरेक्ट कंट्रोल और वो वाली इनडायरेक्ट कंट्रोल हो सकता हो। मैंने फाइनेंशियल देखे ही नहीं कभी पीआईए के, तो मैं तो मैं अपनी बात समझाने के लिए एक कहानी समझा रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ हो तो ठीक है, वरना मुझे फिर फर्जी बताना पड़ेगा ना कि मैंने ए को एक्वायर किया, ए ने बी को एक्वायर किया हुआ, तो अल्टीमेटली बी पे भी मेरा कंट्रोल है। लेकिन मैं जरा थोड़ा सा कहानी में समझा रहा हूं, इसलिए मुझे नहीं पता, मैंने ऑनेस्टली पीआईए के फाइनेंशियल्स कभी नहीं देखे, और ना मैंने ये पता है कि पीआईए का जो होटल है ये उसके एसेट्स में फॉल करता है या उन्होंने अलहदा से उसको कंपनी बनाया हुआ है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। विच इज डायरेक्ट, ये आप सर्च कर लें, गूगल आपको आंसर करेगा, आपको हेल्प आउट करेगा। विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड और नॉट लेस देन 51% of the voting security or voting power of which are held by the government or any agency of the government or statutory body। 51% होल्डिंग जो है। अच्छा, अभी वर्ड आ रहा है वोटिंग पावर या वोटिंग सिक्योरिटीज। अभी मैंने ये वर्ड समझाना है, ये वोटिंग पावर होती क्या है या वोटिंग सिक्योरिटी होती क्या है। अभी आसान के लिए मैं अगर ये कहूं कि शेयर होल्डिंग पावर की बात हो रही है कि 51% शेयर होल्डिंग, अभी यूं समझ लो, क्योंकि कल के लेक्चर में मैं डिटेल में थोड़ा सा जाके समझाऊंगा कि वोटिंग पावर कैलकुलेट कैसे करते हैं। बात समझ आ गई? सो 50 नॉट लेस देन 51, इसका मतलब 51% या 51% से ज्यादा जो है वो किसने होल्ड किया हो, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी ने या स्टेचुटरी बॉडी ने। क्लियर? आगे चलूं। और the government or any agency of the government or statutory body has otherwise power to elect, nominate or appoint majority of its director। तीसरा पॉइंट कि कोई पावर वो नहीं की हुई, इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, हाँ, लेकिन इनके पास पावर मौजूद है पूरे बोर्ड की कंपोजिशन की। पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट, इलेक्शंस में जितवा बंदे खड़े कर सकते हैं अपने, नॉमिनेट कर सकते हैं। दो ही तरीके होते हैं बोर्ड पे आने के, इलेक्शन और नॉमिनेशन। इलेक्शन वो है जो इलेक्शन लड़के आएगा, और नॉमिनेशन वो है जो इस जनरल इलेक्शन में हुआ। बस इतने ही खुफिया लफ्जों में मैं बताऊंगा। मतलब इलेक्शन वो होते हैं जो फॉर्म 45 पे आते, नॉमिनेटेड वो है जो फॉर्म 47 में आए हैं। अब समझ आ गई मेरी बात? सो इलेक्शन या नॉमिनेशन होती है अगेंस्ट द और अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ इट। तो आपके पास बोर्ड की कंपोजिशन हो, ड्राइवर अपॉइंट करने की कंपोजिशन हो। ठीक है, तो ये तीन बातें समझ आई, और के साथ हैं, कोई एक भी पूरी हो गई तो ये सेक्शन एप्लीकेबल। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात है, इट इंक्लूड्स, एंड का वर्ड यूज करता है। वैसे ये एंड वो वाला एंड नहीं है कि ये वाली शर्त है, ये एंड वो एक्चुअली जुमला था, मैंने उसको एंटर मार दिया हुआ समझाने के लिए, तो एंड काट दें, बेशक काटना दो। एंड इंक्लूड्स मतलब इसका मतलब ये और भी चीजें शामिल हैं कुछ उसमें, ये डेफिनेशन में है। एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस बाय द कमीशन। तो ये और वाली है, ये एंड मिलके मैं अभी काट देता हूं ताकि आप लोग बाद में इसके ऊपर कहीं पे परेशान ना हो जाएं। ठीक है, तो इसको मैं अभी काट देता हूं। ओ चल मान जा, चलो ठीक है। ये एंड दूसरे वाला एंड था कि और भी डेफिनेशन में चीजें शामिल हैं, और वो है कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, वो भी इसमें। सो ये क्लियर होगी पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन, शाबाश। अब एक काम के 9 और 10 एग्जाम्पल जरा जल्दी से पढ़ें, फिर छुट्टी करते हैं। बल्कि 1 मिनट दीजिएगा मुझे, हाँ बस ठीक है। 9 और 10 पढ़िए। ये जितना एरिया हमने पढ़ना था वो हमने, जितना हमने पढ़ा था वहां से नोट से, वो एरिया हमने रीडिंग में कवर कर लिया है। बस अब आप लोगों की फाउंडेशन बन गई है, अब मेरी स्पीड थोड़ी सी नॉर्मल आ जाएगी, जो हम फिर लेकर चलेंगे एंड तक। ठीक है, अब मैं जो बेस बिल्ड करनी थी 3 4 5 दिनों में, वो मैंने कर लिया है।
जी पढ़ लिया, समझ भी आ गई दोनों। इसके साथ ही हमने ये एरिया जो है, ये वाला एरिया ये मुकम्मल कर लिया। अब इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट एरिया स्टार्ट करेंगे मंडे को, और साथ ही कुछ चीज़ें और भी हैं, लेकिन अब हम अपनी स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड पे आ जाएंगे, क्योंकि अब हमें चीज़ें कंपनी समझा दी है मैंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। क्योंकि कंपनी देखो एक आर्टिफिशियल चीज़ है, एक मुझे, मैं सीधी सी बात बताता हूँ, रियलिस्टिक नहीं बात नहीं है। एक आर्टिफिशियल सी चीज़ को तुमने एक लीगल स्टेटस दे दिया है। ये बात थोड़ी एब्जॉर्ब करना उतनी ही मुश्किल है जितनी कभी तुम I2A में डेबिट और क्रेडिट को ज्यूम करके आगे चले हो। असल में डेबिट क्रेडिट क्या है? कुछ भी नहीं है। रियलिस्टिकली क्या है? एक मैकेनिज्म तुमने खुद बनाया, फिर उसी के रूल्स बनाए, उसी की चीजें बनाई, उसी के स्टैंडर्ड बनाए, और आज पूरी दुनिया उस पर चल रही है। राइट। वरना डेबिट क्रेडिट असल में क्या है? मुझे तो यही समझ आती है, वो जो होता था डेबिट मीन्स, पता नहीं क्या था, हाँ डेबिट मीन्स सज्जे, और पता नहीं क्रेडिट मीन खब्बे, पता नहीं इस तरह कुछ था, जो भी एक मजाक बना होता था। तो यही है ना, इनफैक्ट डेबिट क्रेडिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको पहले सिखाया गया ये इस साइड पे लिखेंगे, ये लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, बच्चों की तरह। फिर आपको कहा गया इसे डेबिट कहते हैं, इसे क्रेडिट कहते हैं, और आपने भी मान लिया, और अब आप मान के चल रहे हो कि ऐसे डेबिट होते हैं। लॉजिक है क्या? खुद ही मैन मेड प्रिंसिपल्स, रियलिस्टिकली मैन मेड प्रिंसिपल्स। तो यही चला, तो मुझे यही काम करना पड़ा। जैसे ABC सिखाते हैं, मैंने भी ABC सिखाई है, कंपनी क्या होती है, क्या बला चीज। अब हमारी फाउंडेशन बिल्ट हो गई है, नाउ वी विल रेज ओवर डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अल्लाह ताला सबको साइड फरमाए।